नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोग क्लियर रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 116 है, पार्ट नंबर 115 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 7 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 9 से 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 ले 27 हो रहा है, 27 ले 37 हो रहा है और 37 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 7 ले क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो 7 में अगर 2 को जोड़ देंगे 9 आ गया। 9 से क्या रहा है 13 हो रहा है, तो 9 4 13, 9 में 4 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। और 13 से क्या रखे 19 लिख रहा है, और तो 13 में कितना करेंगे, और 13 में यहाँ पर आपको 6 को जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 लेकर लिख रहे हैं 27 लिख रहे हैं, तो 19 में अगर यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। और 27 लेकर लिख रहे हैं 37 लिख रहे हैं, तो 27 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। तो 37 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो गया है। देखिए यहाँ पर उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 10 यानी दो का अंतर कर रहा है, तो 10 में फिर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और 12 को जोड़ते हैं तो 7 2 कितना आता है 9 होता है, और 3 1 4 हो गया यानी 49 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो है 72 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 12 क्या करते हैं 72 आता है। उसी प्रकार से 18 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको 12 का क्या करते हैं 12 रखते हैं, ठीक है। और 12 6 72, मान लीजिए 12 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 12 6 72 आता है, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार से 72 यहाँ पर आएगा ना, ठीक है 72 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 6 दिख रहा है, सॉरी 18 दिख रहा है, तो 18 में भी क्या करते हैं यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, 18 में भी क्या करते हैं 6 से गुना कर देंगे तो कितना रहे। देखिए तो 18 में 6 से गुना कर देंगे 18 6, देखिए अगर गुना करेंगे तो कितना देगा 108 आ गया है। लेकिन देखिए किसी ऑप्शन में 108 दिए नहीं दिए, यानी इसका मतलब किस तरह से प्रश्न सुलभ नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, ठीक है 12 दिख रहा है। अगर 12 का क्या करते हैं अस्वीकार कर देंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं 4 से आने 2 से भाग करेंगे, सॉरी 2 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अगर 12 का अस्वीकार करेंगे तो 144 आता है। 144 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 7 एक मत में आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 आ गया। देखिए 72 मत में काट दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को रखेंगे, यहाँ पर 18 हो गया। 18 का भी क्या करेंगे अस्वीकार कर देंगे और 2 से भाग कर लेंगे। जब 18 का अस्वीकार करेंगे तो कितना आता है 324 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको 16 मत में कट गया, और यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया, 32 आ गया, यानी कितना आ गया 162 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 162 हो जाएगा। तो 162 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए वैभव अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 17वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैभव अपनी कक्षा में ना ऊपर से 9वें स्थान पर है और नीचे से 17वें स्थान पर है, तो बताना है कि उसके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि वैभव जो है ना, यानी वैभव अपनी कक्षा में क्या है ऊपर से 9वें स्थान पर है, यहाँ पर 9वां स्थान पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि नीचे से 17वें स्थान पर है,
तो नीचे से 17वें स्थान पर लिख लेते हैं। अब बोल रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी या कितने विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों का आपस में जोड़ लेते हैं और -1 करते हैं। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, और इसमें कितना डालें, अगर मान लीजिए 3 डालेंगे तो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 हो गया, और 20 से 6 26 आ गया, कितना है क्या, 26 आ गया। और 26 में क्या करते हैं, एक को माइनस करेंगे ना, एक माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 25 आ गया। यानी उसके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 25 को है। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 54, 93, 218 के प्रत्येक अंक को यानी बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। जो नई संख्या बन के आएगा ना, उसमें बोल रहा है कि बाएं से दूसरा अंक और दाहिने से दूसरा अंक अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको 54 लिख रहे हैं और 93 लिख रहे हैं, ठीक है, 218 लिख रहे हैं, ठीक है, 218 आ गया, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि देखिए इसको प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में देखिए इसे यहाँ पर जैसे लिखते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। अभी संख्या था, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 दिया है, 5 दिया है, 6 नहीं दिया है, 7 नहीं दिया है, और 8 दिया है, फिर 9 दिया है, ठीक है। यहाँ पर सजा इसको क्या करें, बढ़ते क्रम में रख दिए। अब बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया ना, ये नई संख्या बन गया, ठीक है। नई संख्या में तो इधर से देखिए ना, इधर से आपको बाएं होता है, ठीक है, इधर से क्या होता है, दाहिने होता है। तो बोल रहा है कि तो देखिए और नई संख्या में बाएं से दूसरे, ठीक है, बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा 2 दिख रहा है, ठीक है। दाएं से दूसरे अंक है, तो दाएं से दूसरा अंक यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है। अंकों का योगफल क्या होगा, आपको इसी बताना है। देखिए अब बाएं से दूसरा अंक और दाहिने से दूसरा अंक दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 2 और प्लस 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 10 आ गया। तो यहाँ पर योगफल कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यानी एक निश्चित तरीके से यहाँ पर देखिए एफ ई यानी ई एफ एच एल का संबंध यानी ए एल क्यू से है, उसी तरीके से यानी ओ एल एक्स एफ का संबंध यानी के जी बी के से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी सी डब्ल्यू जे यू का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यानी एक निश्चित तरीके से, देखिए इसका संबंध आपको इतना से दिया है, ठीक है, इसका संबंध आपको यहाँ से इतना दिया है। तो उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए कह रहा है कि यहाँ पर इतना जो संबंध यानी इस जो अक्षर है, इन संबंध इस अक्षर का संबंध बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि 2 जो आपको संबंध दिया है तो कैसे दिया है, इसको रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ई रख रहा है, ठीक है ना, ई रख रहा है, एल रख रहा है, एफ रख रहा है और एल रख रहा है, ठीक है ना। इसको कैसे देखिए, इसको यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ए एल, ए हो गया, ए हो गया, एल हो गया और क्यू हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसको रख रहा है, ओ रख रहा है, एल रख रहा है, एक्स रख रहा है और एफ रख रहा है। इसको भी क्या रख रहा है, देखिए यानी के से, तो के हो गया, जी हो गया, बी हो गया और के लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि इसका कैसे समझ आपको होगा, सी डब्ल्यू और ठीक है ना, जे दिख रहा है और यू दिख रहा है, इनको कैसे समझ होगा आपको बताना है। देखिए ई से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो ई में अगर मान लीजिए 4 को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार से देखिए यानी एफ से क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो एफ में भी 5 को माइनस कर देंगे तो एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और एच ले क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो एच में अगर 4 को जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा, एल से क्या लिख रहे हैं, क्यू लिख रहे हैं, तो एल में अगर 5 को जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए 4 और 5 2 को माइनस कर रहे हैं, फिर 4 और 5 दोनों जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए ओ में क्या करते हैं, एल, ओ से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, तो ओ में अगर 4 को माइनस कर देंगे तो के आ जाएगा। और एल से जे लिख रहे हैं,
तो एल में भी क्या करते हैं, अब 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। और इसी प्रकार से एक्स से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। एक्स में अगर 4 को जोड़ देते हैं कितना आ गया, बी आ जाएगा, ठीक है ना, बी आ गया। अब उसी प्रकार से एफ दिख रहा है, एफ में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको भी रखेंगे, यानी सी भी लिख रहे हैं ना, सी में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे। जब सी में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए सी में 5 डब्ल्यू में क्या करते हैं, 5 को माइनस करेंगे। जब डब्ल्यू में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको आर आ जाएगा, ठीक है ना। जे से क्या लिख रहे हैं, तो जे में यहाँ पर आपको 4 को जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और यू में क्या करते हैं, 5 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, यू में 5 को जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि इसका संबंध किससे होगा, देखिए वाई आर एन जेड, तो वाई आर एन जेड देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी वाई आर एन नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ वाई आर एन है, हाँ वाई आर एन जेड ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या से और प्रतीक का श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है ना, ये प्रतीक हो गया। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, ये संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या, जिनके बाद भी संख्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है तो इसके बाद पहले नहीं दिख रहा है, ये भी प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले बाद नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 2 गो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 ऐसी प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या, जिसके बाद भी संख्या है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गंदा जो है ना आपको घिनौना से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि शर्मिला जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये गंदा जो है ना आपको घिनौना से संबंधित है। उसी प्रकार से क्या लिख रहा है, शर्मिला को संबंधित बताना है। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए गंदा का संबंध किससे हो गया, घिनौना से हो गया, ठीक है ना। गंदा का संबंध किससे होता है, घिनौना से, तो यहाँ पर संबंध को रखते हैं, ठीक है ना, ये संबंध दिख रहा है। उसी प्रकार से शर्मिला जो यहाँ पर लोग शर्माते हैं, यानी डरपोक से हो जाएगा, किससे संबंध होगा, तो संबंध, ठीक है, और डरपोक से हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डरपोक हो गया, यहाँ पर आपको डरपोक हो गया। देखिए जिस प्रकार से गंदा का संबंध किससे हो गया, घिनौना से हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर शर्मिला का संबंध किससे हो जाएगा, डरपोक से हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो डरपोक हो जाएगा। तो डरपोक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा है, यानी सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, यानी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 6 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इधर से बाएं होता है, ठीक है ना, ये बाएं होता है, इधर से दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए एफ
एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एफ के बाईं ओर, तो एफ को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि डी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो डी और ई के बीच में, तो डी को देखिए ना यहाँ पर रखते हैं, ई को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा हुआ है, ठीक तो है। आगे बोल रहा है कि सी के और ठीक दाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, और सी को रखते हैं ना, सी को रखते हैं, सी के ठीक दाहिनी ओर पड़ोस में ए बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए के ठीक है और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी ए के ठीक दाहिने ए दिख रहा है, ई वाला ए के दाहिने तीसरे स्थान पर यानी बी बैठा है, ठीक है ना, तो बी को यहाँ पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से कौन बैठा है, अब बोल रहा है कि बाएं छोर से कौन बैठा है, देखिए पंक्ति के बाएं छोर पर, तो बाएं छोर पर तो यहाँ पर सी बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया है कि यहाँ पर आपको ग्रामवासी दिया है, गरीब व्यक्ति दिया है और पुरुष दिया है। इन तीनों शब्द के सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर पुरुष दिख रहा है, ठीक है ना, ये पुरुष हो जाएगा, ये पुरुष हो गया, पुरुष क्या सबसे कॉमन हो गया, यानी कुछ पुरुष गरीब व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ जो पुरुष होता है वो गरीब होता है, ठीक है ना, गरीब, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, गरीब व्यक्ति होते हैं। और कुछ पुरुष क्या होता है, ये ग्रामवासी भी होते हैं, ठीक है ना, तो ग्रामवासी को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ग्रामवासी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिए, सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहे हैं, पुरुष दिख रहे हैं, यानी कुछ पुरुष क्या होता है, गरीबवासी, यानी क्या होता है, गरीब व्यक्ति होता है, कुछ पुरुष गरीब व्यक्ति भी होते हैं और कुछ पुरुष क्या होते हैं, ग्रामवासी भी होते हैं। और कुछ ग्रामवासी क्या होते हैं, यानी पुरुष भी होते हैं और थोड़ा गरीब भी, यानी गरीब भी होते हैं। और गरीब व्यक्ति जो है ना वो पुरुष भी होते हैं और ग्रामवासी भी होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से समाहित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से समाहित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। देखिए ये सवाल जब है ना, ये सवाल आपको 2026 में ही जब जनवरी में आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। और जो अगस्त में आपको एग्जाम हो रहा है उसमें भी आपको सवाल पूछेगा, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, तो इन दोनों को आपस में ध्यान से देखते हैं ना, ये आपस में दोनों कैसे संबंधित है, ठीक है। ये देखिए 8 लिख रहा है, 64 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, देखिए ना। तो 8 में देखिए 8 दिख रहा है और फिर 8 दिख रहा है, इन दोनों को 8 में गुना करेंगे तो 64 आ गया। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए ये 4 दिख रहा है, ये भी 4 दिख रहा है और बीच में 16 आ रहा है। देखिए तो मान लीजिए 4 दिख रहा है, 4 गुने 4 को रखेंगे, कितना गया, 16 गया, यानी बीच वाली संख्या आ जा रहा है, ठीक ना, बीच वाली। उसी प्रकार से क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है इसके जैसे समाहित आपको दिख रही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, देखिए 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और यहाँ पर 81 गया, तो यहाँ पर 9 और गुने 9 करेंगे बराबर में 81 गया, 9 81। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, ये श्रृंखला यहाँ पर दी है। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए
तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है ना। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये बोल रहा है कैसे कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको विषम को रखेंगे। ठीक है, विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये विषम संख्या हो गया। इसमें ऐसे कितने विषम संख्या है, ठीक है, और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, विषम संख्या है, तो यहाँ पर विषम रखेंगे। ठीक है, विषम संख्या को हो गया, ठीक है ना, विषम संख्या है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, बाद में भी क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, ये संख्या हो जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है ऐसे कितने विषम संख्या है जिसके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ढूंढते हैं इसमें विषम संख्या कौन सा दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है। विषम संख्या के पहले भी विषम संख्या है, विषम संख्या के बाद भी विषम संख्या है। ठीक है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी एक ऐसी संख्या है जिसके विषम संख्या है, जिसके पहले भी विषम संख्या है, जिसके बाद भी विषम संख्या है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर आए, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी हेलमेट क्या है, चटाई है। तो सभी जो हेलमेट है ना वो चटाई है, यानी हेलमेट दिख रहा है, ये सभी जो हेलमेट है ना क्या है, ये चटाई है। तो यहाँ पर आपको चटाई को रखेंगे। ठीक है ना, ये चटाई दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी हेलमेट बोतलें हैं, लेकिन सभी जो हेलमेट है ना वो बोतल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बोतल रखेंगे। ठीक है, बोतलें है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको पहला बोल रहा है कि कुछ चटाई बोतलें हैं। हाँ, तो कुछ जो चटाई है ना, देखिए ये मान लीजिए चटाई है, सभी चटाई क्या है, ये बोतल के अंदर में, तो सभी के अंदर ही कुछ आते हैं, ये सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बोतलें हेलमेट है। सभी जो बोतल है ना हेलमेट है। देखिए जब सभी बोतल जो है वो हेलमेट है नहीं है, यानी सभी बोतल के अंदर में हेलमेट है, हेलमेट के अंदर में बोतल नहीं है, यानी इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए समर बिंदु ए से होकर शुरू होकर उत्तर दिशा में 58 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 63 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है तो 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समर है। ठीक है, अब बिंदु ए से होकर शुरू होकर यानी 58 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पूर्व दिख रहा है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ये बोल रहा है कि समर जो है ना वो बिंदु ए से होकर उत्तर दिशा में गाड़ी चलाता है 58 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ए को रखते हैं, ये उत्तर दिशा में चल रहा है, 58 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है ना, ये 58 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब फिर वह दाहिने मुड़ता है और 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ गया, कितना चल रहा है, 64 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब फिर वह दाएं मुड़ता है और 63 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर क्या करता है कि दाहिने मुड़ते हैं तो 63 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, ये 63 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो वो 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है ना, ये 66 किलोमीटर हो गया है। आगे बोल रहा है कि वो अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, अब बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु यहाँ पर पी हो गया, ए पर रुक गया। ठीक है ना, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, यानी इसे कहने का मतलब है कि यानी पी से ए पर आने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ से इधर से ऐसे जाएंगे तो ये पूर्व दिशा में दिख रहा है। ठीक है, तो पूर्व दिशा कौन कौन दिख रहा है, यानी 2 गो में दिया है पूर्व दिशा। देखते हैं, अब देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, जिसे यहाँ पर लिख लेते हैं, पूर्व लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये पूर्व हो गया। ठीक है, पूर्व हो गया। अब ये देखिए 66 किलोमीटर है,
ये 64 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 66 और 64 में, तो यानी इसका मतलब ये 2 किलोमीटर हो गया। ये क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर हो गया, यानी पूर्व में 2 किलोमीटर है। तो पूर्व में 2 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग यानी 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, ठीक है ना। अब तथा उनका अनुपात भी दे दिया है, 2:3 दे दिया है, तो बताना है कि संख्या क्या है उसे पर देखिए। और तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो संख्या कौन कौन दे दिया है, देखिए जैसे 2 हो गया, 2x मान लेते हैं, फिर 3x मान लेते हैं, दो संख्या दे दिया है। अब बोल रहा है कि दोनों का योगफल क्या होगा, नहीं दोनों का योगफल दे दिया है 25 से उनका अनुपात, तो दोनों का संख्या ज्ञात करना है। जब दोनों का संख्या ज्ञात करना है तो देखिए 2x फिर प्लस 3x बराबर 25 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में 25 दिया है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 5x बराबर 25 दिया है, यानी 50 25 हो गया, यानी x के मान कितना आ गया, 5 आ गया। जब x के मान 5 आ गया ना, अब से संख्याएं पूछा है, क्या पूछा है, तो संख्याएं हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको संख्याएं देखते हैं, तो संख्याएं क्या दिख रहा है, तो 2x दिख रहा है, फिर 3x दिख रहा है। तो 2 में क्या करते हैं, x के मान कितना आ गया, 5 आ गया, 5 रखेंगे, और फिर 3 गुना x के मान 5 आ गया, तो 5 दूनी के 10 आ गया, और 3 5 और 15 आ गया, तो कितना आ गया, इन दोनों संख्याओं यानी तो संख्याएं कितना आ गया, यानी 10 और 15 आ गया। तो 10 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 960 मीटर लंबी एक ट्रेन यानी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वह समान दिशा में यानी 76 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 960 मीटर जो है ना एक लंबी ट्रेन है, जो कि 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, वो समान दिशा में, जैसे वो समान दिशा हो गया, ठीक है ना। जो 76 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक आदमी चल रहा है यानी दौड़ रहा है, उसको पार करेगा तो कितने समय में पार कर लेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कितना दिख रहा है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 360 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 360 रखेंगे, ठीक है, और 5/18 से भाग कर लेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, हमको मीटर का दिया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने के लिए इसको भाग करेंगे। 18 दूनी के 36 हो गया, ठीक है ना, 20 आ गया, और 20 5 100 आ गया, इसका कितना आ गया, यानी 100 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 100 नहीं मीटर, यहाँ पर क्या होगा 100 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। ये तो चाल आ गया, जब चाल आ गया ना तो सापेक्ष चाल बताना है, ठीक है, तो सापेक्ष, ठीक है, और सापेक्ष चाल आ गया, तो सापेक्ष चाल में कितना दिया है, ये टोटल 100 आया है, 100 में से यहाँ पर दिखा रहा है देखिए, यानी 76 मीटर प्रति सेकंड, तो 76 मीटर प्रति सेकंड को घटा लेंगे, ठीक है ना, तो घटाएंगे तो कितना आ गया, ये 24 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है, 24 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देखिए चाल से दौड़ रहे यानी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब बोल रहा कितने समय में व्यक्ति को पार करेगी, तो यहाँ पर आपको बनाते हैं, ठीक है। देखिए व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ठीक है ना, तो यहाँ पर समय, जैसे यहाँ पर आपको समय लगाते हैं, ठीक है, समय बराबर क्या रखते हैं, तो टोटल 960 दिया है, ये 960 है, तो 960 बराबर में 24 को कर लेंगे, अब भाग करेंगे तो कितने मिनट में कटेगा, ये 40 मिनट में कट गया है, यानी यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, 40 सेकेंड आ गया, 40 सेकेंड हो गया, ठीक है ना, ये सेकंड दिख रहा है, क्या गया 40 सेकंड। तो वही बोल रहा है कि जो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, तो 40 सेकंड लग गया। तो 40 सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 40 सेकंड ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।